हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्क जैन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं आज हम व्रत सर्कल को। तो इस वीडियो में हमने व्रत से संबंधित सभी मुख्य बातों को जो है लिया है, समझाया है और ये कंप्लीट बेसिक है। इसमें जो है जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जीरो लेवल से भी अगर किसी को कुछ नहीं पता होगा व्रत के बारे में तो आज हम इसमें आपको सभी मुख्य बातों को इसमें बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, व्रत क्या होता है। देखिए, जैसे आपका कोई बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है, इस बिंदु से समान दूरी पर, ठीक है, यहां से अगर इधर चले तो इधर से इधर चले या इधर चले, इधर इधर किसी भी तरफ चले आप, ठीक है, तो समान दूरी पर जो एक वृत्तीय पथ है, वक्रीय पथ, कैसा पथ, वक्रीय पथ, वक्रीय पथ जो है, ठीक है ना, वक्र के समान वक्रीय पथ जो होता है वो आपका क्या होता है, व्रत कहलाता है, सर्कल कहलाता है। इंग्लिश में इसको सर्कल बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे व्रत के एक बिंदु, मतलब किसी एक बिंदु से, कोई भी बिंदु हो सकता है, उससे समान दूरी पर, इसकी यहां से अगर आप बात करें दूरी जो है, ये जो दूरी होगी, या आप यहां से बात करें ये जो दूरी होगी, या फिर यहां से अगर आप बात करो ये जो दूरी होगी, ये सब दूरी क्या है, आपकी समान है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, या इधर से इधर तक की दूरी ये भी आपकी समान होगी, तो ये आपका क्या है, व्रत सर्कल है। अब व्रत का अगर हम केंद्र की बात करें, व्रत का केंद्र क्या होता है, तो ये जो बिंदु है, जिस बिंदु से हमने कहा समान दूरी है, ठीक है ना, जिस बिंदु से इस वक्रीय पथ की समान दूरी है, उस बिंदु को आप क्या कहते हो, उसको केंद्र कहते हैं। किसका, व्रत का केंद्र कहते हैं। तो केंद्र यहाँ पे क्या हुआ, ये ओ जो है ये व्रत का क्या है, केंद्र है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब क्या बात है, यह व्रत और गोले में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन द सर्कल एंड स्फीयर। ठीक है, तो व्रत और गोले में क्या अंतर होता है। जैसा कि आपने देखा कि व्रत क्या है, व्रत एक पेपर पर बना सकते हैं आप, ठीक है ना, किसी भी समतल पर आप जो है व्रत को बना सकते हो, लेकिन एक व्रत क्या होता है, ठोस नहीं होता है। लेकिन जो गोला होता है, जैसे गेंद आपने देखी होगी, तो वो जो गेंद होती है आपकी, वो क्या होती है, आपकी गोला होती है, उसको क्या ठोस होती है। तो यही व्रत और गोले में क्या होता है, अंतर होता है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम बात करते हैं त्रिज्या। अब हमने ये कहा कि व्रत के केंद्र से समान दूरी पर जो है एक वक्रीय पथ आपका व्रत कहलाया। तो अब इसके केंद्र से इस वक्रीय पथ पर जो है, जो ये वक्रीय पथ है, ठीक है, इस पर स्थित बिंदु जो है, व्रत पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या है कि आपकी त्रिज्या कहलाती है। जैसे ये क्या होगी आपकी दूरी, ये आर हो गई, तो ये आर क्या है, आपकी त्रिज्या है। अब जैसे व्रत का जो केंद्र है ये ओ है, व्रत पर स्थित बिंदु अगर सपोज कर लीजिए ये ए है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये बी है और ये आपका इस तरह से सी। तो ये ओ सी अगर बात करें, ओ ए की बात करें, ओ बी की अगर बात करें, ये सब क्या है, आपकी त्रिज्या है। मतलब व्रत पर स्थित किसी भी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो आपकी क्या होती है, त्रिज्या कहलाती है। तो यहां पे आप क्या कह सकते हो, त्रिज्या क्या होगी, जैसे ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये सब आपकी क्या है, त्रिज्या है। क्लियर हो गई बात इतनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यास की। व्यास क्या होता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं, व्यास। तो व्रत पर जो है स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, व्रत पर स्थित दो बिंदु, जैसे यहां पे अगर हम बात करें सी, तो ये बात हो गई डी। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, लेकिन क्या, केंद्र से होकर जाती हो। ठीक है, मतलब जैसे ये डी सी डी जो है ये क्या है, आपकी केंद्र से होकर जा रही है। या फिर आप बात करो यहाँ पे बी है और यहां पर अगर हम बात करें, ये यहां से इसको आगे बढ़ा दिया और ये बिल्कुल सीधी है, ठीक है, तो यहाँ पे ई ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बी ई और सी डी ये क्या है, व्रत पर स्थित दो बिंदु हैं, जैसे सी ओ डी, और केंद्र से होकर जा रही है, ओ बिंदु से होकर जा रही है सी डी। और इसी तरीके से जो बी ई है, बी और ई व्रत पर स्थित दो बिंदु, और केंद्र ओ से होकर जाने वाली रेखा क्या है, बी ई है। तो ये क्या है, व्रत पर स्थित किसी मतलब व्रत पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है, आपकी व्यास डायमीटर कहलाती है। क्लियर हो गई। तो यहाँ पे बी ई जो है और जो सी डी है ये आपकी क्या है, व्यास है, बी ई सी डी। पता लगे क्यों है, क्योंकि ये ओ से होकर जाती है। अब अगर हम बात करें कि व्रत पर इसे केवल दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो मतलब केंद्र से होकर ना जाती हो आप, ठीक है ना, अब ये केंद्र से होकर नहीं जा रही है, वो ऐसे जा सकती है या हम कहें ऐसे भी जा सकती है। ये जो है इसको नाम दे दिया, जैसे हमने जो है जी एच दे दिया, इसको आई जे दे दिया नाम, सपोज करिए। तो ये जो जी एच है, ये आई जे है, ये सब क्या है, आपकी जीवा। जीवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोड कहते हैं, ठीक है, CHORD। ठीक है, तो यहां पर हमने एक चीज और देखा कि भाई हमने कहा सिर्फ व्रत पर से दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, चाहे वो केंद्र से होकर जाए या ना जाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो जीवा है। तो अब हमने देखा जो व्यास है वो केंद्र से तो होकर जा रही है, लेकिन व्रत पर से दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो इसका मतलब जो व्यास होती है वो भी आपकी जीवा है।
ठीक है ना। तो इसका मतलब डी सी जो है, सी डी या बी ई जो है वो भी जीवा है, क्योंकि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, जीवा होती है। तो जी एच की बात करें ये भी जीवा है, आई जे की बात करें ये भी जीवा है, डी सी की बात करें ये भी जीवा है, बी ई की बात करें ये भी जीवा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं जीवा कौन कौन सी है, कोई भी हो सकती है, बस वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, जी एच, आई जे, सी डी, ठीक है, और आपकी बी ई, ये सब के सब इस वाले वृत्त में क्या है, ये सब जीवाएं हैं। तो आप इसमें ये भी कह सकते हो कि क्योंकि केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वृत्त पर से दो बिंदुओं को मिलाने वाली और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। और जो व्यास होती है, आप यहां से कह सकते हो कि वृत्त का जो व्यास होती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, क्योंकि इन वृत्त पर से दो बिंदुओं को मिलाने वाली का जीवा है और ये केंद्र से भी होकर जा रही है तो व्यास भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, व्यास क्या होगी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, क्योंकि इससे बड़ी क्या है, देखो यहाँ पे अगर हमने ये खींची तो ये हो गई, अगर हम यहाँ से खींचते हैं इस तरीके से तो ये इससे छोटी हो गई, फिर और छोटी, फिर और छोटी होती जा रही है। इसका मतलब जो केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होगी आपकी, मतलब जो व्यास जो है जीवा होती है, ठीक है ना, जो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा होगी वो सबसे बड़ी व्यास सबसे बड़ी जीवा होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जीवा में आप ये भी लिख सकते हो कि जो व्यास होता है, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, तो ये व्यास क्या होती है कि सबसे बड़ी जीवा होती है। क्लियर हो गई होगी इतनी बात। आइए अब हम आगे बात करते हैं स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा क्या होती है, टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होती है, देखो वृत्त पर जो है किसी भी एक बिंदु को जो काटती हो, कोई रेखा किसी एक बिंदु को काटती हो या आप कह सकते हो स्पर्श करती हो, वो आपकी स्पर्श रेखा टेंजेंट कहलाती है। जैसे सपोज करो यहाँ पर एक बिंदु है ये बी, ठीक है, और हमने एक रेखा ऐसे खींच दी। अब ये बताइए आप कितने बिंदु को काट रही है ये रेखा जो है, ठीक है, ये जो रेखा है आपकी ये कितने बिंदु को काट रही है, ये सिर्फ एक बिंदु को स्पर्श कर रही है। आपकी कितनों को स्पर्श कर रही है, ये सिर्फ एक बिंदु को स्पर्श कर रही है। कौन सा बिंदु है, वो बिंदु आपका जो है बी है। क्लियर हो गई इतनी बात, ये बिंदु बी को स्पर्श कर रही है, तो ये स्पर्श रेखा है आपकी। ठीक है, तो स्पर्श रेखा क्या होगी, वृत्त के किसी एक बिंदु को जो काटती हो या स्पर्श करती हो वो आपकी स्पर्श रेखा है। इसको नाम दे दीजिए, जैसे हम सी डैश और सी डबल डैश दे दिया नाम। तो यहाँ पे जो सी डैश सी डबल डैश आपकी क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जो बिंदु किसको, बी को स्पर्श करती है, बिंदु बी को स्पर्श करती है। तो आपको समझ में आ गया स्पर्श रेखा। अब उससे अगला छेदन रेखा है। ये स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु को स्पर्श करती है और जो छेदन रेखा होती है वो दो बिंदु को स्पर्श करती है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जब जैसे ये सपोज करिए आप, ये रेखा आपकी ऐसे जा रही है, ये देखिए, इसको हमने नाम दे दिया एन डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये किसके कितने बिंदु को स्पर्श कर रही है, ये इस बिंदु को भी स्पर्श कर रही है, ये इस बिंदु को भी स्पर्श कर रही है। ठीक है ना, कितने बिंदु को स्पर्श कर रही है, ये दो बिंदु को स्पर्श कर रही है। तो ये आपकी क्या है, छेदन रेखा है। मतलब वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जो है काटने वाली रेखा जो होती है आपकी, वो छेदन रेखा होती है। अब आप ये कहोगे कि ये जो जी एच है ये भी तो छेदन रेखा होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो एक जीवा होती है वो भी एक छेदन रेखा होती है। ठीक है, लेकिन छेदन रेखा को आप जीवा नहीं कह सकते, क्योंकि छेदन रेखा आगे बढ़ी हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन ये जो जीवा है इसको आगे थोड़े नहीं बढ़ा सकते, लेकिन छेदन रेखा क्या होती है, उसको रेखा है आगे तक बढ़ा सकते, कितनी भी आगे तक। ठीक है, तो छेदन रेखा को जो है आप जीवा नहीं कह सकते, लेकिन एक जीवा को आप छेदन रेखा कह सकते हो। तो ये जैसे ये जी एच है, ये भी एक छेदन रेखा हो सकती है। भाई वृत्त पर से दो बिंदुओं को काट तो रही है, ठीक है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ये भी काट रही है आपकी जो है आपकी ये छेदन रेखा जो है ये वाली। तो ये एन डैश जो है आपकी, ये क्या है, एन डैश आपकी क्या है, छेदन रेखा है। तो स्पर्श रेखा और छेदन रेखा में आपको अंतर पता लगा, स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु को स्पर्श करती है, ठीक है ना, और छेदन रेखा दो बिंदु को स्पर्श या काटती है आपको। ठीक है, ये आपकी छेदन रेखा हो गई। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम बात करते हैं स्पर्श बिंदु। अब स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही थी वही स्पर्श बिंदु है और इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा जैसे सी डैश सी डबल डैश जो थी वो बिंदु बी पर स्पर्श कर रही थी वृत्त को जो है। ठीक है ना, तो हम इसको कह सकते हैं ये जो बिंदु बी होगा, बिंदु बी क्या है आपका, स्पर्श बिंदु, इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात आपको। चलिए अब हम बात करते हैं संकेंद्रित वृत्त की। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, संकेंद्रित अर्थात एक ही केंद्र हो जिन वृत्तों का। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे वृत्त एक ही बात करते हैं, यहाँ पे देखिए इस वाले वृत्त का भी क्या है, मतलब जो ये चित्र ए है इसमें वृत्त जैसे ये है आपका, इसको जो है नाम दे दीजिए, जैसे हमने इसको कहा ये केंद्र ओ हो गया, ये केंद्र ओ जो है इस वाले वृत्त का भी, इसको जैसे ए
नाम दे दिया ए डैश और इसको नाम दे दिया हमने जैसे सी डैश। ठीक है, तो ए डैश वृत्त का भी केंद्र ओ है और जो सी डैश वृत्त है इसका भी केंद्र ओ है। तो यही क्या है आपके संकेंद्रित कंसेंट्रिक सर्कल। तो आपको समझ में आ गया। अगर आपको कभी भी कंसेंट्रिक सर्कल की बात करी तो आप समझ जाए कि दो सर्कल हैं और जिनका वृत्त क्या मतलब दो वृत्त है मतलब जो है और उनका केंद्र क्या है आपका एक ही है, वही संकेंद्रित वृत्त है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए आपको इसमें 11th है कि स्पर्श बिंदु वृत्त क्या होता है। टेंजेंट सर्कल, नाम से स्पर्श, स्पर्श बिंदु मतलब और वृत्त, तो इसका मतलब दो वृत्त हो गए और क्या होंगे वे स्पर्श कर रहे हैं आपस में। ठीक है ना, तो स्पर्श क्या करेंगे एक ही बिंदु पर। तो ये आपके दो वृत्त हो गए, जैसे इसका भी नाम ये ए डैश वृत्त है और ये सी डैश वृत्त है। ये एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं अब स्पर्श कर रहे हैं, बिंदु बी पर स्पर्श कर रहे हैं। तो आपका समझ में आ गया स्पर्श बिंदु वृत्त क्या हो गए, टेंजेंट सर्कल। तो आपको कभी भी टेंजेंट सर्कल या स्पर्श बिंदु वृत्त की अगर बात करी जाए तो आप समझ जाइए कि दो वृत्त हैं जो एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। संकेंद्रित में एक ही केंद्र वाले हैं, इसमें एक बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं 12th की, यहाँ पे सर्वांगसम वृत्त क्या होते हैं। इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल। सर्वांगसम वृत्त कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो जैसे हम सर्वांगसम की प्रॉपर्टी जानते हैं, सर्वांगसम मतलब जिनका आकार जो होता है आपका, ठीक है ना, आकार साइज जो होता है वो क्या होता है समान। तो आकार में यहाँ पे क्या आ सकता है वृत्त के लिए, वृत्त के लिए हम रेडियस कह सकते हैं कि भाई रेडियस जैसे त्रिज्या जो होती है, रेडियस मीन्स त्रिज्या। ठीक है, आपकी त्रिज्या जो होगी या आपका जो डायमीटर जिसे आप क्या कहते हैं व्यास कहते हो, व्यास वो, या फिर आपकी परिधि क्या, परिधि। ठीक है ना, परिधि हम आगे आपको बताने वाले हैं परिधि क्या होती है। तो ये परिधि, इसमें क्या होंगे जब दोनों वृत्त जो हैं जिनकी त्रिज्या व्यास परिधि समान होती हैं वो आपके सर्वांगसम वृत्त कहलाते हैं। अब आप ये जो फिगर सी है आपकी, चित्र सी जो है आपका, इसमें देखिए इसमें ये वृत्त का केंद्र है। तो आपको यहाँ पे समान ही दिख रहा होगा, ये वृत्त का जैसे केंद्र है। ठीक है, बीचों बीच जो है केंद्र हो गया। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है इसकी समान है। और यहाँ से अगर ये क्या होगी, क्योंकि आपकी ये त्रिज्या होगी, ये आर हो गया आपका, ये क्या होगी आपकी आर हो जाएगी। तो आर भी समान है और आर 2r होगी, मतलब ये पूरा का पूरा वृत्त का जो व्यास होगा ये भी आपका समान है और ये परिधि भी सेम आपको साइज आकार में समान दिख रहा है ना, बिल्कुल। तो ये आपके सर्वांगसम वृत्त। तो सर्वांगसम वृत्त का मतलब कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब जो दो वृत्त जिनके त्रिज्या व्यास या फिर आपके परिधि जो है समान है, अर्थात वे आकार में समान है, वे आपके सर्वांगसम वृत्त कहलाते हैं। तो क्लियर हो गई इतनी बात आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बात करते हैं परिधि। अब हम बात करते हैं परिधि की। परिधि सरकमफेरेंस क्या होता है या फिर आपका परिमाप क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हम अगर बात करें कि हम बात करते हैं जैसे अगर आयत की बात करते हैं हम, जैसे रेक्टेंगल जो होता है आयत, तो हम आयत का जब परिमाप लेते थे तो क्या करते थे, ये जो भुजा होती है ये चार भुजाएं होती है, इन चारों को हम जोड़ देते हैं। किसी भी फिगर का, चित्र का, ये जो भी आपकी आकृति है उसका अगर हम परिमाप निकालते हैं तो उसकी सारी जो भुजाएं हैं या उस आकृति को मतलब उसको प्लस कर देते हैं, मतलब जो है उसको वही जो होती है उसको उसी को क्या कहते हैं हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो परिधि होती है वो ये होती है, जो वृत्त का ये वृत्तीय पथ है, वक्रीय पथ, इस वक्रीय पथ को ही हम क्या कहते हैं, इस वक्रीय पथ को हम क्या कहते हैं परिधि कहते हैं। ठीक है, और यही क्या होता है, क्योंकि पूरा का पूरा पथ ले लेते हैं हम तो यही आपका परिमाप कहलाता है। जैसे आयत में ये जो पथ है पूरा का पूरा, यही क्या होता है परिमाप होता है ना भाई, इस भुजा को जोड़ा, इस भुजा को जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, सारों को जोड़ने से परिमाप निकल जाता है। तो इसलिए इस पूरे पथ को ही हम क्या कहते हैं, वक्रीय पथ को परिमाप कहते हैं, इसी को ही हम परिधि कहते हैं। अब परिधि का फॉर्मूला कहते हैं कैसे निकालते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पाई बराबर होता है, पाई का क्या होता है, पाई को आपको समझाया गया कि पाई होता है आपका परिधि, परिधि बटे क्या होता है आपका व्यास। ठीक है, तो पाई बराबर होता है परिधि बटे व्यास। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये परिधि जो है, परिधि बटे व्यास क्या होता है, व्यास 2 गुना आपके त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या होती है आर, तो यहां से पाई, तो जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा 2 पाई आर बराबर क्या आ गया आपका परिधि। ठीक है, परिधि आ गया। तो या फिर आप कह सकते हो कि परिधि बराबर क्या आ गया 2 पाई आर। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है परिधि होती है, पूरी परिधि, सरकमफेरेंस। क्लियर है। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि कोई भी आकृति या जो भी चीज है वो कितना एरिया घेर रही है, मतलब जो है मतलब वो कितने हिस्से में आई हुई है, समाई हुई है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ये जो आपका वृत्त है, ठीक है, ये पूरे पेपर पे कहाँ है, ये सिर्फ इतना ही हिस्से में आया हुआ है। तो ये जो हिस्सा होता है, ये जो होता है आपका, यही आपका क्षेत्रफल होता है, इसको निकालना होता है आपको। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये क्षेत्रफल निकलेगा वृत्त का ए बराबर पाई में जो त्रिज्या है आपकी, ये त्रिज्या यहाँ पे कितनी होगी, ये आर होगी आपकी त्रिज्या, ये ओ है, इसको ए ले लेते हैं, तो त्रिज्या कितनी है आर,
उस त्रिज्या के स्क्वायर को गुना कर देते हैं, पाई में त्रिज्या के स्क्वायर से गुना कर देते हैं, तो आपका वृत्त का जो है क्षेत्रफल निकल आ जाएगा। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है कि इस वृत्त ने कितना क्षेत्रफल जो है घेर रखा है। ठीक है ना, कितने हिस्से में समाया हुआ है, तो ये पाई आर स्क्वायर में समाया हुआ है। तो आपको यहां से क्लियर हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब अगर हम आधे वृत्त का बात करते हैं तो क्या होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो आधे का क्या मतलब होगा 1/2 हो जाएगा। किसका, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर का। तो ये क्या होगा, आधे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्ध को क्या कहते हैं, आधा, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वो बराबर क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर आपसे ये कहे कि देखिए ये तो हो गया 1/2 अर्धवृत्त का, ठीक है ना, आधे का। अगर आप इसके 4 भाग कर दीजिए, जैसे सपोज करो ये इस तरह से हमने कर दिए, तो अगर आप इस वाले भाग का पूछा तो क्या होगा, भाई हमने अभी 1/2 करा, अब क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे। अगर वृत्त के चतुर्थ भाग का क्षेत्रफल पूछता है, ठीक है ना, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको आ जाता है, कहीं पे भी आ जाता है, तो आप क्या करेंगे 1/4 कर देंगे, किसका, पाई आर स्क्वायर का। तो हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, जब किसका, चतुर्थ भाग का पूछा जाएगा। अर्धवृत्त का तो यही है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दो संकेंद्रित वृत्त से घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे एक वृत्त ये हो गया आपका, ठीक है, और संकेंद्रित का मतलब उनका केंद्र क्या है, एक ही है, मतलब दूसरा वृत्त आपका हो गया ये। ठीक है, तो अब इससे घिरा जो क्षेत्रफल है, अगर आपको ये क्षेत्रफल निकालना हो कि ये जो क्षेत्रफल है, यही तो क्षेत्रफल पूछा उसने, ये जो क्षेत्रफल है ये क्या होगा, तो ये जो क्षेत्रफल अगर ये निकालना हो तो ये क्या होगा, भाई बड़े वाले क्षेत्रफल में से, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो तो बीच का आ जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, बड़े वाले का क्या होगा, देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर यहाँ कैपिटल आर हो जाएगी। ठीक है ना, भाई बड़े वाले के लिए यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल आर, ठीक है ना, तो पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, छोटे वाले का, और उसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर का स्क्वायर जो है, तो वो आपका क्या आ गया, ये दो संकेंद्रित वृत्त से घिरा क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है इसका जो क्षेत्रफल है ये आ गया आपका। अच्छा, इसको अगर आप और सोल्व करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, पाई, अब ये वर्गांतर का फॉर्मूला बन गया, इसको बोल सकते हैं आर प्लस स्मॉल आर और आर माइनस के स्मॉल आर आ जाएगा। क्लियर हो गए, तो आपको परिधि समझ में आ गई, क्षेत्रफल समझ में आ गया, अर्धवृत्त का भी आ गया और दो संकेंद्रित वृत्त से घिरा क्षेत्रफल भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं चाप की लंबाई। ये चाप क्या होता है, ठीक है, वृत्त का, ये वृत्तीय पथ है, तो ये वृत्त है, मतलब अब इसका कोई भी कटा हुआ भाग जो है, ठीक है, वो आपका चाप होगा। आपने यहां से काट लिया तो ये भाग चाप है, ठीक है, यहां से काट लिया ये भाग चाप है, मतलब ये जो भाग होगा, ठीक है, ये भाग क्या होगा, चाप होगा। या ये भाग की अगर हम बात करें तो ये भाग क्या होगा, चाप होगा। तो वो भाग, ये जो भाग हैं यही क्या है आपके, चाप हैं। ठीक है ना, तो ये भाग क्या है आपके, चाप हैंगे। अब ये जो चाप है उसकी लंबाई की बात कर रहा है, तो चाप की लंबाई मतलब ये लंबाई आपको निकालनी हो, कैसे निकालोगे आप, देखिए ये लंबाई अगर आपको निकालनी है तो यहां से हम एक त्रिज्या खींच सकते हैं, भाई वृत्त के केंद्र से वृत्त पर से किसी भी बिंदु को मिला देते हैं तो त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, और इससे इसको मिला देते हैं तो ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो ये जो चाप की लंबाई है ये किस पे डिपेंड करेगी, आपकी थीटा पे डिपेंड करेगी। ये थीटा क्या है, कोण है, क्योंकि कोण ये क्या है आपका, यहाँ पे कोना बन गया ना, कोण बन गया आपका, ये कोण है। अब ये जो थीटा है, अगर ये थीटा इतना लंबा मतलब इतना है तो ये लंबाई हो गई। अगर ये मैं सपोज करिए इसको बढ़ा देते हैं अगर हम, तो क्या हो जाएगा फिर ये जब ये थीटा अगर बढ़ गया तो यहाँ से ये इतनी लंबी हो जाएगी, तो चाप की लंबाई बढ़ जाएगी। मतलब चाप की लंबाई जो है आपकी थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो हमने क्या करा, थीटा, अब ये कितनी हो सकती है, देखिए ये यहाँ से अगर हम बात करें थीटा कितना हो सकता है, ये थीटा होगा तो 180 तक ही हो सकता है ना, मतलब उससे बात, तो ये क्या होगा फिर ये मतलब जैसे यहाँ से आपने देखो, ये देखिए आप भाई यहाँ से आपने इसको बढ़ाते गए तो यहाँ तक आ जाएगा ये, ठीक है ना, यहाँ तक आ गया, तो तभी तो आपकी ये यहाँ से यहाँ तक की आपकी त्रिज्या हो गई है ना, यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये थीटा आ जाएगा। अगर हमने इसको यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है, इसको हमने जो है थीटा को यहाँ पे बढ़ा दिया तो ये इसके हिसाब से भी 180 आएगा। मतलब ये जो है थीटा जो है 180 पे ही तो निर्भर करेगा ना आपका, क्योंकि वो दूसरे वृत्त में, अर्धवृत्त में चला जाएगा फिर। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको पता लग गया कि थीटा बटा क्या होगा, 180 होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा ना क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से जो है ये पूरा 180 तक ही रहेगा। ठीक है ना, ये 180 तक ही रहेगा, तो यहाँ से थीटा बटा 180। अब गुना करेंगे, गुना क्या करेंगे, क्योंकि हमें चाप की लंबाई निकालनी है। देखिए पूरे वृत्तीय पथ का क्या होता है, मतलब पूरे वृत्तीय पथ की लंबाई क्या होती है, परिधि होती है, तो 2 पाई आर होती है।
तो हम अगर हम 2πr ले लेंगे तो पूरे वृत्त का आ जाएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ इतने हिस्से का ले रहा है जो थीटा पे डिपेंड कर रहा है आपका, ठीक है, जो थीटा पर निर्भर कर रहा है इतना हिस्सा। तो वो क्या होगा आपका 2πr तो नहीं होगा, πr ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये आपका सूत्र है आपका चाप की लंबाई निकालने का कि थीटा बटा 180 गुना πr। सिंपल लगा, आपको समझा दिया अच्छी तरह से। चलिए अगर इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिज्या खंड क्या होता है। देखिए त्रिज्या खंड समझने के लिए आप ये देखिए, त्रिज्या खंड सिंपल है, दो त्रिज्या और एक चाप, ठीक है। ये त्रिज्या और ये चाप, ये मिलकर क्या बनाते हैं, त्रिज्या खंड बनाते हैं। अब वो कितना बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसमें कोई हमने कहा नहीं, ये सिर्फ हमने बात करी त्रिज्या खंड की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। तो यहां पर समझ में आ गया, इसको बोलते हैं आप सेक्टर। यहां पे लेंथ ऑफ ये सर्कल नहीं, लेंथ ऑफ आर्क है, ARC, चाप को आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या खंड सेक्टर हुआ। अब यहां पर आपने देखा ये त्रिज्या जो खंड बन रहा है, ये दो त्रिज्या, ये R, ठीक है, और इससे मिलकर बन रहा है। तो ये जो त्रिज्या खंड है इसका ये कोण क्या होगा, थीटा होगा आपका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, त्रिज्या खंड तो समझ में आ गया, यही होता है त्रिज्या खंड, ठीक है। अब लघु खंड का, अब इसमें लघु त्रिज्या खंड बन गया, लघु त्रिज्या खंड, और आपका जो है दीर्घ त्रिज्या खंड बनेगा। क्योंकि देखिए ये जो त्रिज्या खंड बना ये क्या होगा, लघु होगा, लघु हो गया। ये वाला जो पार्ट है आपका ये क्या हो गया, लघु हो गया। लेकिन ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। तो जो त्रिज्या खंड है और वृत्त खंड है, ये दो आपके खंड रहेंगे। तो त्रिज्या खंड जो दो त्रिज्याओं से मिलकर बनता है, दो त्रिज्या और चाप हो गया, मतलब जो है मतलब चाप तो उसमें भी होगा। तो दो त्रिज्या से मिलकर बना खंड त्रिज्या खंड। वृत्त खंड जो है वो जीवा से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। ये जो जीवा है इससे मिला खंड जो है वो क्या होगा, वृत्त खंड होगा। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी दो भाग हो जाएंगे भाई, दीर्घ और लघु। जैसे ये भाग क्या होगा आपका, लघु हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ भाग होगा ये आपका क्या होगा, ठीक है ना भाई। ये भाग लघु हो गया तो ये भाग क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। अब हमें इनके अगर क्षेत्रफल पूछे जाए, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए आते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, कैसे निकालेंगे, बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर हम बात करें लघु की, देखिए लघु त्रिज्या खंड की अगर हम बात करें, ये लघु त्रिज्या खंड है, ठीक है। ये निर्भर किस पे कर रहा है, देखिए पूरा कंप्लीट कितना होता है, 360 होता है। लेकिन हमें 360, भाई वृत्त पूरा कितना है, 360 का है, लेकिन हमें कितने का लेना है त्रिज्या खंड, सिर्फ थीटा जो है। तो मतलब थीटा बटा क्या हो जाएगा आपका 360, और गुना में क्या करेंगे, ये पूरा क्या है, πr स्क्वायर है भाई, पूरा πr, भाई पूरा का पूरा लेना होता तो क्षेत्रफल पूरे का पूरे वृत्त का क्या होगा, πr स्क्वायर होगा। लेकिन हमें किस भाग का लेना है, जो आपको ये शेडो करके दिखाया है, आपको ये लाइन खींच के दिखाया है, ये वाला भाग त्रिज्या खंड, इस भाग का लेना, मतलब πr स्क्वायर का कितना लेना आपको, थीटा बटा 360, क्योंकि हमने थीटा ही तो लेना है। और थीटा कितने का है, थीटा पूरे 360 में से थीटा लेना है आपको। तो थीटा बटा 360 गुना πr स्क्वायर, क्योंकि πr स्क्वायर क्या है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है। लेकिन हमें क्या लेना है, हमें सिर्फ थीटा बटा 360 लेना है। तो πr स्क्वायर का थीटा बटा 360 जो भाग होगा वो हमने लिया ये वाला लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जब आपका लघु त्रिज्याखंड निकल गया, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आपको समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से, ठीक है। अब आपका जब लघु निकल गया, अगर आपको इस वाले का दीर्घ का, अब दीर्घ का देखिए जो भाग आपका जो है यहाँ पे नीला करा हुआ है, अब उस भाग को छोड़ दीजिए, उससे जो बचा हुआ भाग है ये सारा का सारा भाग जो है ये आपका क्या है, आपका ये दीर्घ त्रिज्याखंड है। वो क्या होगा, वो सिंपल होगा भाई, पूरे त्रिज्याखंड में से अगर मैं ये भाग हटा दूं तो यही तो निकलेगा। मतलब अगर मैं πr स्क्वायर माइनस कर दूं, भाई πr स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, उसमें से मैं लघु खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दूं, थीटा बटा 360 गुना πr स्क्वायर, तो आपका क्या निकल जाएगा, सिंपल है, दीर्घ त्रिज्याखंड निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, πr स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस के थीटा बटा 360। इसको आप ये भी कर सकते हो कि भाई 360 जो है एलसीएम आ जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पे πr स्क्वायर और 360 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 360, तो 360 माइनस के क्या हो जाएगा, ये 360 एकम 360 थीटा, तो 360 माइनस के थीटा बटा 360 गुना πr स्क्वायर। ये दीर्घ त्रिज्याखंड का, देखिए याद करने की तो जरूरत नहीं भाई, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो ये वाला जो क्षेत्रफल है ये बचकर निकल आएगा, जो कि ये है। क्लियर होगा इतनी बात आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी वृत्तखंड की। वृत्तखंड तो बात को समझ में आ गया भाई, त्रिज्याखंड तो दो त्रिज्या चाप, और वृत्तखंड जीवा और चाप से मिलकर बनता है भाई। जीवा ये और ये चाप, ये मिलकर जो बना खंड है वो आपका वृत्तखंड कहलाएगा, सेगमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही लघु और दीर्घ हो जाएगा भाई, यहाँ से हमने काटा, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो होगा आपका लघु हो गया, और ये जो बचा हुआ होगा ये भाग जो नीला नीला है ये लघु, और जो बचा हुआ भाग है वो आपका क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। इसको मेजर देखो, इसको माइनर बोल देंगे लघु को भाई, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और इसको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट दीर्घ वाले को। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए अब आप
ये देखिए यहाँ पे ये केंद्र है, केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, ये भी त्रिज्या कहलाएगी, ये आर कहलाएगी आपकी। ठीक है, चलिए अब हमने ये देखा कि ये क्या बन गया। देखो अगर मैंने ये जोड़ने से, त्रिज्या जोड़ने से ये त्रिज्याखंड बन गया भाई। अब इस पूरे त्रिज्याखंड में से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या बनेगा, तो आपका ये आ जाएगा ना, ये जो आपका नीले वाला पार्ट आ गया, मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल ही आएगा। ठीक है, तो अब ये पूरे का भाई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है, इसको लिख लीजिए। ठीक है ना, ये अभी लिखा हमने थीटा बटा, ये लिखा ना थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यही तो था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का, सॉरी। ठीक है, तो लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में अब मैं क्या घटा दूंगा, ये घटा दूंगा, ये वाला भाग त्रिभुज का भाग, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस के क्या कर दूंगा 1/2, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है ये इस तरह से निकले 1/2 गुना आर स्क्वायर गुना साइन थीटा होगा ये। ठीक है, ये 1/2 गुना आर स्क्वायर गुना साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहां पर बराबर क्या होगा, ये पाई आर स्क्वायर, यहां से आर स्क्वायर जो है हम कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन लेने से क्या आ जाएगा, थीटा मतलब पाई थीटा बटे 360 माइनस के क्या आएगा 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा, ये आ जाएगा। क्लियर है, तो यहां पे से आया आर स्क्वायर गुना, ये देखो पाई थीटा हो गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो पाई थीटा बटा 360 माइनस के क्या होगा 1/2 साइन थीटा, तो ये आपका आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि हमने इस त्रिभुज का क्या है माइनस कर दिया आपको। ठीक है, ये क्या था आपका थीटा था यार। ठीक है, ये कौन क्या था आपका, थीटा था। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब दीर्घ वृत्त का निकालना हो तो ये जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया, मतलब ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पूरे में से अगर पूरे में से मैं लघु का माइनस कर दूं तो ये दीर्घ वृत्तखंड का आ जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड को अगर आपको देखना है कि भाई कौन सा होगा दीर्घ वृत्तखंड, तो आपका ये वाला जो पार्ट होगा वो दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। इसको हम, ये वाला पार्ट आपका, ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा जो आपको, ठीक है ना, ये वाला पार्ट दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दूंगा मैं इस वाले को, आर स्क्वायर, ठीक है, पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, बस ये फॉर्मूला है आपका। तो कोई इसमें याद करने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है ना भाई, हमने समझ लिए बस अच्छी तरह से, बस यही है। तो ये इस तरीके से आपके फॉर्मूले हैं आपके, तो वृत्त का जो बेसिक आपका है यही है, कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।